बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की बच जाने वाली आखिरी कश्ती भी सियोनी फोर्सेस के कब्जे में आ चुकी है और इससे पहले खबर आ रही थी कि ये बचते बचाते किसी तरीके से, क्योंकि इसमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, ये काफिले से अलग थी और इसलिए ये उस हसार को तोड़ती हुई गजा के पानियों में दाखिल हो चुकी थी। लेकिन फाइनली इसे भी कब्जे में ले लिया गया। इसके अंदर मौजूद जो लोग थे, जो क्रू मेंबर्स थे, जो इसमें कारकुनान मौजूद थे, उन्हें भी हिरासत में लिया जा चुका है। तो इससे मुतालिक अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं और इसके बाद आपको बताएंगे कि काबिज फोर्सेस तो हमलावर है ही, वो तो अपने मजालिम ढा ही रही हैं। एक बेशरम वजीर है इजराइल का, उसकी तरफ से उन तमाम ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के कारकुनान को दहशतगर्द करार दिया गया है, इस वजह से क्योंकि वो निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों और गजा के शहरियों की इमदाद लेकर वहां पर पहुंचे थे और तरह तरह के उनके ऊपर अब इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिनके पास तो कोई इमदाद सिरे से मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इमदाद कहां से उनको मिलनी थी, इमदाद तो सारी उन्होंने निकाल ली, हड़प ली और ना सिर्फ उनकी फौज इससे पार्टी कर रही है, बल्कि जो इजराइल के शहरी हैं, जो वहां पर मौजूद जूस हैं, उनको भी दावत आम दी गई है कि आप लूट मार करें उस इमदादी सामान के ऊपर जिसके ना मिलने की वजह से, कहत भूख और अफलास की वजह से इस वक्त हजारों की तादाद में अमवात का सिलसिला गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जारी है। तो क्या कहना था उस बुज़दिल और मक्कार वजीर का, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और साथ में धमकियों का सिलसिला भी जारी है। एक और वार्निंग आई है इजरायली वजीर की तरफ से और उसका क्या कहना है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से अफगानिस्तान के वजीर खारजा एक बार फिर से भारत का दौरा कर रहे हैं। वो अफगानिस्तान जैसे बहुत से मौके पाकिस्तान ने दिए, पाकिस्तान में जगह जगह उसको तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान ने उसका मुकदमा लड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर फोरम पे पाकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने, पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान की हुकूमत को स्टेबल करने के लिए बेशुमार इकदाम किए गए हैं। लेकिन सिर्फ एक मुतालबा पाकिस्तान ने उनसे किया कि आप अपने मुल्क से हमारे मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी को, दरअंदाजी को किसी तरीके से रोकिए। लेकिन बजाय इसके कि उसके ऊपर काम किया जाता, एक बार फिर से जो अफगानी ऑफिशियल्स हैं वो दौरा करने जा रहे हैं भारत का और दुश्मन के हाथ में खेलने जा रहे हैं। हम दुआई कर सकते हैं कि इसका कोई अच्छा और खैर का नतीजा निकले, जिसकी तवक्को आप कर नहीं सकते कि एक तरफ अफगान वो जो कि घाटे का सौदा करने के आदी हैं और दूसरी तरफ है मोदी सरकार, भाजपा सरकार, जिससे किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तो इस दौरे का अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत ने किस तरह से सरक्रीक तनाज़े पर बढ़के मारना शुरू कर दी हैं। एक तो वहाँ पे तकरीब थी, जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, उनकी पूजा पाठ की गई और इस मौके पर वज़ीर दिफा की तरफ से कुछ बढ़के मारी की गई हैं। राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कहा गया, पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से हमले की धमकियाँ भी वो दे रहे हैं और साथ में बढ़के भी मार रहे हैं। इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और खेल के अंदर सियासत की जो रविश है वो भारत की कोई नई तो नहीं है, लेकिन अब उसके अंदर जिस प्रोपेगेंडे का, जिस नफरत का इजहार किया जा रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती तारीख के अंदर। एक बहुत ही बदनुमा दाग की तरह बीसीसीआई, मोदी सरकार, भाजपा सरकार अपना किरदार अदा कर रही है क्रिकेट के अंदर, उसको दागदार करने के लिए। और एक कंट्रोवर्शियल स्टोरी उस वक्त सामने आई जब सना मीर कमेंट्री कर रही थी। आपको बताया कि वुमेन वर्ल्ड कप जारी है और पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होने जा रहा है संडे को, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अफसोसनाक डेवलपमेंट सामने आई है इस वजह से कि एक पाकिस्तानी प्लेयर को आज़ाद कश्मीर का शहरी, जिस वक्त सना मीर ने कहा है कमेंट्री के दौरान फिलबदी और किसी की दिल आज़ारी के नहीं बल्कि उसकी मेहनत को उजागर करने के लिए, तो उसके बाद क्या ओछी और छोटी हरकत की है भारतीयों ने, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं और किस तरह से भारत के स्पॉन्सर्ड करदा हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया है पाक फौज की तरफ से। इसका अहवाल भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके नाज़रीन, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के ऊपर जो इस वक्त जुल्म ढाए जा रहे हैं, उसके कारकुनों को किस तरह से हिरासत में लिया गया, किस तरह से उनके साथ रवैया रखा जा रहा है, किस तरह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, उनको जहनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग समेत बहुत से उसमें समाजी कारकुन, एक्टिविस्ट, नुमाइंदे, मंदुबीन और सेलिब्रिटीज़ भी मौजूद हैं। अपने तई वो इस कोशिश में मुब्तला थे, कोशिश ये कर रहे थे कि किस तरीके से इमदाद को पहुंचाया जा सके। लेकिन एक आखिरी जो कश्ती थी मैरिनेट नामी, ये बचते बचाते, क्योंकि इसमें कुछ फनी खराबी पैदा हुई, उसको ठीक करने में कुछ वक्त लग गया, तो जो काफिला था वो आगे निकल गया और वो तो आ गया सियोनी फोर्सेस के हत्थे। लेकिन ये एक कश्ती उस हसार को तोड़ के गजा के पानियों में दाखिल होने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कुछ घंटे पहले फाइनली उसे भी पकड़ लिया गया है और उसे ना सिर्फ कब्जे में लेते हुए
उसके अंदर जो अफराद मौजूद थे, जो क्रू मेंबर्स थे, जो इसमें कारकुनान थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। और फ्लोटेला के मुंतज़मीन के मुताबिक मैरिनेट नामी कश्ती जो है जुम्मे की सुबह तक मजबूत सफ़र कर रही थी और गज़ा की पट्टी से थोड़े ही फासले पर यह मौजूद थी जिस वक्त इसे कब्जे में लिया गया। मैरिनेट नामी कश्ती पर सवार एक ओमानी कारकुन है उमैमा अल लुवाती, उन्होंने बरतानी नशरियाती इदारे को बताया था कि अगर वो इंटरसेप्ट होने से बच गए तो जुम्मे की दोपहर तक गज़ा के साहिल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अफसोस के साथ आपको खबर देनी पड़ रही है कि ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 12 घंटे तक जारी रहने वाले ऑपरेशन में इसराइली बहरिया ने 41 जहाज़ों पर सवार सैकड़ों अफराद की गज़ा पहुंचने की कोशिश को नाकाम बना दिया है। ये तमाम लोग इस सुन्नी फोर्सेस के कब्जे में है इस वक्त। और इसराइली एहलकारों के मुताबिक इस ऑपरेशन के अख्तिताम पर 400 से ज़ायद शुरका को अशदोद की बंदरगाह पर पहुंचा दिया गया, जहां इसराइली पुलिस ने उनसे पूछगछ शुरू कर दी है। बुनियादी तौर पर इन्हें जहनी तौर पर टॉर्चर करना है, इतना खौफजदा करना है, इन्हें डरा धमका देना है कि ये दोबारा ऐसे किसी काफिले का हिस्सा ना बने और इमदाद पहुंचाने की कोशिश ना करें। लेकिन शायद ये भूल गए हैं सियोनी फोर्सेस कि अगर उन्हें गिरफ्तार होने का डर होता या उन्हें मर जाने का डर होता तो वो शायद इस तरफ सफ़र का आगाज़ ही ना करते। ये वो चुने हुए लोग हैं जिन्होंने अपनी रंग, नस्ल या शहरियत या किसी मज़हब की परवाह किए बगैर इंसानियत की बुनियाद के ऊपर गज़ा के मुसलमानों और उन इंसानों की मदद का फैसला किया है जो कि इस वक्त भूख से, प्यास से, इमदाद से बिलक रहे हैं, तरस रहे हैं। लेकिन वहां पे ग्राउंड पे क्या हो रहा है, जरा वो मंजर भी देखिए कि किस तरह से लूट मार की जा रही है, किस तरह से वहां पे दावत आम दी जा रही है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, ये वो ज्यूज हैं, ये वो इजरायली हैं जो कि दावत आम, माले मुफ्त दिल बेरहम जिसको एक कहते हैं ना मुहावरा है, उसका अमली मुजाहरा अगर आपने देखना है तो इन बेशर्मों को देखिए। इसके अंदर सिर्फ आम शहरी नहीं है, इसके अंदर इजरायली फोर्सेज भी हैं। बहुत से ऐसे विजुअल सोशल मीडिया पे, एक्स पे गर्दिश कर रहे हैं जिसमें इजरायली फोर्सेज जो है वो इस इमदाद को बेदरीग इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि महीनों से सैकड़ों कंटेनर्स वहां पर खड़े खड़े गल सड़ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये इमदाद चूंकि हुकूमत की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से मुतासरीन तक तो पहुंचाई नहीं जाएगी, तो इसलिए इन्हें आपस में मिल बांट के खाने का सिलसिला और पार्टी करने का सिलसिला आप यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, जो एक बहुत ही बुज़दिल और बेशरम वजीर है इजराइल का, उसकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इन तमाम जुर्रतमंद लोगों को, वो भी सुन लीजिए। इसी दौरान इस्राएली वजीर की एक वीडियो सामने आई है नाज़रीन, जिसमें इसे फ्लोटेला में शामिल अफराद पर गुस्सा करते और उन्हें दहशतगर्द कहते हुए देखा जा सकता है। वो कहता है कि ये सारे लोग गज़ा के हिमायती हैं, गज़ा के रहने वालों के मकसद को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ये सब के सब दहशतगर्द हैं। अंदाज़ा लगाइए कि वो शख्स जो कि नेतन्याहू के हुकूमत का नुमाइंदा है या वज़ीर है, वो जिसके नई नई दास्तानें रकम हो रही हैं, जिसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में कि इस बड़े लेवल पर जेनोसाइड किया गया हो, नस्लकुशी की गई हो, बुनियादी इंसानी हुकूक से रोका गया हो, अस्पतालों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर, रिहायशी इलाकों के ऊपर बम्बारमेंट की गई हो, चुन चुन के मासूम बिलकते बच्चों को, खातीन को, बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता हो, और जब उनके ऊपर, उनके घरों को, उनके शहरों को तबाह कर दिया, वो इमदाद के मुंतज़िर हैं, दुनिया भर से आने वाली इमदाद उन तक पहुंचाई नहीं जाती, और जब थोड़ी थोड़ी करके इमदाद खोली जाती है तो इमदाद लेने वालों के ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। मोस्ट वांटेड, दुनिया के जो क्रिमिनल्स हैं, जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स को हायर किया जाता है इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्हें उसी वक्त मौके पे इन्हें शूट एट साइट के ऑर्डर दिए जाते हैं और उन्हें गोलियों से भूना जाता है, उन्हें बॉम्ब से भूना जाता है। तो वो शख्स, उसका नुमाइंदा और उसका वजीर इन फ्लोटेला के या फिर ऐसे इंसानी हुकूक के पासदारों को दहशतगर्द कहना मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्म की बात हो नहीं सकती। साथ में ये लोग जो है इमदाद पहुंचाने नहीं आए बल्कि दहशतगर्दों की हिमायत के लिए आए हैं, और वो खुद भी दहशतगर्द हैं। अच्छा, इन्होंने अब जो इमदाद थी वो निकाल ली है, वहां पे अपनी मर्जी का सामान रख दिया, और क्लेम क्या किया जा रहा है कि जी इन कश्तियों के अंदर तो सामान है ही नहीं, कोई इमदाद की चीज़ है ही नहीं, यहाँ पे तो असला मिला है। वो असला भी खुद उन्होंने प्लांट किया है, खुद वहाँ पे रखा है, और साथ में कहते हैं ये तो पार्टी करते हुए आ रहे हैं, मौज मस्ती करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे किसी किस्म की कोई इमदाद मौजूद नहीं है। तो और इस जालिम और जाबिर हुकूमत से आप तवक्को भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्रोपेगेंडा, झूठ और नफरत के अलावा इन्हें और कुछ आता नहीं है। ये वही आइडियोलॉजी है जो कि RSS की, मोदी सरकार और भाजपा सरकार की आइडियोलॉजी है, इसलिए हम इन्हें नजरियाती कज़न कहते हैं। उनकी कहानी भी आपको सुनाते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा इसका अहवाल बताते हैं।
जो डेडलाइन दी थी नाज़रीन, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 3 से 4 दिन का वक्त दिया गया था फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम को, लेकिन अब उनका साफ और कोरा जवाब आ चुका है। वो कह रहे हैं कि हमें आपकी कोई शराइत मंजूर नहीं है क्योंकि ये काबिल अमल ही नहीं है। खबर क्या है, फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार ना डालने का ऐलान कर दिया है। वो अपने मौक़िफ़ पर डट गए हैं और साथ ही तंजीम के सीनियर रहनुमा मोहम्मद नज़ाल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि इस वाली मुतालबा है कि हमास फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से पहले गैर मुसल्लह हो जाए, लेकिन ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। साथ ही फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम अपने हथियार सिर्फ उसी सूरत में छोड़ेगी जब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, जिससे नेतन्याहू मुकम्मल तौर पर इनकारी है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के बाद जो अमन मुआहिदा था उसकी शिकों को यकसर तब्दील कर दिया गया। इसी वजह से पाकिस्तान, कतर की तरफ से और टर्की की तरफ से, दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है और इस पर नज़रसानी की अब बात शुरू हो चुकी है। साथ में कतर की तरफ से नाज़रीन हंगामी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। क्या खबर है वो भी सुन लीजिए। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता किया और गजा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तरफ से क्या कहा गया, खबर क्या सामने आई, ये भी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हसास नौयत की ये गुफ्तगू थी, इसलिए इसकी तफसीलात नहीं बताई जा रही। ताहम उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि फ़लस्तीनी तंजीम अमरीकी सदर के पेश करदा मंसूबे को मंजूर कर लेगी। सदर ट्रंप जल्द ही मज़ामतकारों के लिए डेडलाइन मुकर्रर करेंगे। साथ ही बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस बात का कभी इम्कान है कि फ़लस्तीनी तंजीम अमरीकी सदर की 20 नुकाती मंसूबे को मुस्तरद कर दे और कतर में मिस्र, तुर्की, कतरी हुकाम से होने वाली मुलाकात के दौरान मज़ामती तंजीम का एक धड़ा गैर मुसल्लह होने से इनकार कर चुका है। क्योंकि ये जो पहले मंसूबा तय हुआ था, जिसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो अरब ममालिक, मुस्लिम ममालिक के साथ ट्रंप की मुलाकात हुई और 20 नुकाती 21 नुकाती एजेंडा तय हुआ, उसको यकसर तब्दील कर दिया नेतन्याहू ने मुलाकात के बाद दबाव डालते हुए। और उसी का नतीजा ये है कि अब अमन का ये मंसूबा काबिल अमल होता दिखाई नहीं दे रहा, जिस पे अब मज़ामती तंजीम की तरफ से फ़लस्तीन की मौक़िफ़ सामने आ चुका है, कतर का मौक़िफ़ सामने आ चुका है, पाकिस्तान का और दीगर ममालिक का। वो कहते हैं कि जी इसको दोबारा से रिवाइज़ कीजिए और जो मुतनाज़ शिकें हैं उन्हें हज़फ किए बगैर इस पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, साथ में इसराइली वज़ीर दिफ़ा की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी जा रही है और गज़ा शहर के तमाम शहरों को इलाके से इनखला का हुक्म दिया गया है और एक आगे ये गज़ा सिटी के रिहायशों के लिए आखिरी मौका है कि वो इस शहर से निकल कर जुनूब की तरफ चले जाएं। तो ये जो अल्टीमेट टारगेट है, ये गोल है, वो ग्रेटर इसराइल का है। ये मामला यहाँ पर रोकना नहीं है। अरब दुनिया को ये सोचना होगा कि जिस दिन मुकम्मल गजा के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया गया, तो फिर एक के बाद एक दूसरे अरब मुल्क की बारी आएगी और ये सिलसिला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। अगर कोई अरब मुल्क ये समझता है कि वो बच जाएगा इसराइल के शर से, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है और उसके लिए यही वक्त है अपनी बका के लिए जंग लड़ने का। अगर वो गजा के शहरियों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, अपनी एफर्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते, अपनी सलाहियतों को बुरोकार नहीं लाते, तो फिर कल उन्हें सिवाय पछतावे के और कुछ भी पल्ले नहीं रह जाएगा। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर की तरफ जाते हैं जो पेशरफ्त हो, यकीनी तौर पे उससे आपको आगाह करते रहेंगे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के हवाले से पूरी दुनिया से इस वक्त जो डिमांड है, जो मुतालबा है, वो ज़ोर पकड़ रहा है कि तमाम लोगों की जो रिहाई है उसको बाहिफाजत यकीनी बनाया जाए, गजा के शहरियों के ऊपर मजालिम का सिलसिला रोका जाए, सीज़ फायर किया जाए। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, वो इटली हो, स्पेन हो, वो जर्मनी हो, पूरा मगरब इस वक्त सरापा एहतजाज है। हज़ारों लाखों लोग सड़कों पर हैं और अपनी हुकूमतों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस मजालिम के सिलसिले को रोका जाए और ये जो कारकुनान हैं ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की, इनकी फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया जा रहा है। इसके अपडेट्स आपको आगाह करते रहेंगे नाज़रीन। अफगानिस्तान के जो इकदाम है उससे भी आपको आगाह कर देते हैं। एक बार फिर से दुश्मन के हाथों खेलने जा रहा है वो दुश्मन जो कि किसी का सगा नहीं हुआ, जो अपनों का सगा नहीं हुआ। ये वो डायन है नरेंद्र मोदी और इसकी सरकार नाज़रीन, जो अपने हीरोज़ को निकल रही है। सोनम वांगचुक उनका अपना कौमी हीरो, साइंसदान, एक्टिविस्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर, जिसने बहुत से इकदाम किए उस इलाके के लद्दाख की फलाह बहबूद के लिए, उनके फ़ौजियों के लिए बहुत सी इनोवेशंस की, बहुत सी तख्लीक़ात को यकीनी बनाया। लेकिन आज वो हिरासत में है क्योंकि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा था, अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा था। इसी तरह से अफ़गानिस्तान क्या करने जा रहा है वो भी सुन लीजिए। तालिबान हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर खान मुत्तकी 9 अक्टूबर को ये भारत का दौरा करने जा रहे हैं। ये अफ़गान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद काबुल से नई दिल्ली का पहला आला सतही दौरा होगा, जो भारत और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के नए मरहले को ज़ाहिर करता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने इसकी तस्दीक की है कि अमीर खान मुत्तकी को बैनुल अक़वामी सफ़री पाबंदियों
उसे आर्जी इस्तिस्ना दिया गया है, जिसके तहत वो 9 से 16 अक्टूबर तक के दरमियानी जो अरसा है उसमें नई दिल्ली का दौरा कर सकेंगे। और भारतीय मीडिया के मुताबिक सिफारती हल्के कई महीनों से इस लम्हे की तैयारी कर रहे थे, तो अब लुभाया जाएगा मुख्तलिफ ऑफर्स करके, और पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह से इस्तेमाल करना है पूरा प्लान तैयार हो चुका होगा। देखते हैं कि अफगानिस्तान इस पर अपनी सलामती बका, इस खित्ते की सलामती बका का फैसला करता है, या फिर डॉलर्स के एवज, पैसों के एवज, चंद रुपयों के एवज बिकने का फैसला करता है। अच्छा नाज़रीन, ये जो राब्ते थे वो काफ़ी अरसे से जारी थे और काफ़ी अरसे से अफगानियों को कायल करने की कोशिश की जा रही थी, और उनकी ऑफिशियली भी जो खारजा सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और सीनियर IFS अफसर हैं JP सिंह, उन्होंने अमीर खान मुत्तकी और दीगर तालिबान रहनुमाओं से मुज़ाकरात शुरू किए हुए थे, और अब फाइनली ये मुलाकात होने जा रही है। ये 2021 के बाद पहली वजारती सतह की बातचीत है, तो देखते हैं इसमें क्या नतीजा निकलता है। हमें तो किसी खैर की तवक्को नहीं है। अफगानियों को अगर कोई उम्मीद अब भी बाकी है तो आप कोशिश करके देख लीजिए, और फिर आप ये वीडियो भी संभाल के रखिएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसका नतीजा ना तो अफगानिस्तान के हक में ना इस खित्ते के हक में कोई अच्छा निकलने की तवक्को की जा सकती है। अगली खबर नाज़रीन, मार्का हक के बाद अब बदतरीन शिकस्त तो मिल चुकी है। दाग धोने के लिए तरह तरह के हीले बहाने इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी खेल के मैदान में, कभी बॉलीवुड के मैदान में, और कभी गोदी मीडिया के जरिए अपने उस डैमेज को कवर करने की कोशिश की जाती है। सरक्रीक नाराजी पर बढ़के मारने का काम शुरू हो चुका है। खबर क्या है सुनिए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, उन्होंने सरहदी शहर भोज के करीब एक फौजी अड्डे पर दुशहरा के मौके पर फौजियों के साथ हथियारों की पूजा करते हुए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात धर दिए हैं। क्या कहना है उनका, सुनिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सरक्रीक के इलाके में किसी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो फौरी जवाब दिया जाएगा। साथ बढ़ के मारे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। और शायद नाज़रीन राजनाथ सिंह ये बात भूल गए थे कि सरक्रीक के तनाज़े पर पाकिस्तान का हमेशा से उसूली मौक़िफ़ रहा है, और पाकिस्तान उस पर आज भी डटा हुआ है। सरक्रीक पाकिस्तान का भारतीय सरहद के साथ जुड़ा हुआ इलाका है जिसे भारत हथियाना चाहता है, और यह सूबा सिंध में वाक़ आबी इलाका है जिसे खाड़ी या खेलिज कहा जाता है। और सरक्रीक पर तनाज़ा जो है 1965 में शुरू हुआ था, जिसकी जोग्राफियाई अहमियत और मादनी वसाइल की वजह से भारत इस पर मैली नज़र रखता है। और पाकिस्तान में सूबा सिंध और भारत में भारतीय गुजरात जो है इससे मुंसलिक है। ये आबी पट्टी 96 किलोमीटर तवील है, जिसकी हदबंदी के तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा पहल की है, और पाकिस्तान हमेशा खुले दिल का मुजाहरा करता है। लेकिन अगर जाहरियत की कोशिश की गई, धमकाने की, धौंस की कोशिश की गई, प्रोपेगेंडे और झूठ की कोशिश की गई, तो उसका तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। लेकिन जो बढ़के हैं वो आप तक पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह की बढ़के सामने आती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होती है, माइंड मेकिंग की जा रही होती है, एक तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही होती है कि जी हम तो बेगुनाह हैं, हमें उकसाया जा रहा है। तो हम आपको पहले से चौकन्ना कर रहे हैं कि अब भारत समुद्र के रास्ते कोई छेड़छाड़ कर सकता है, और उसके लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है भारत ने। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ पानियों के हद तक नहीं है, ये क्रिकेट के मैदानों तक पहुंच चुका है, बड़ी शिद्दत के साथ पहुंच चुका है। वैसे तो पुरानी रिवायत है भारत की इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की। अभी जो एशिया कप के अंदर हुआ वो तो मौजूद है अपनी जगह, एशिया कप की ट्रॉफी इन्हें मिली नहीं है, लेकिन अब खातीन का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसके लिए भी SOPs जारी कर दिए हैं। कहते हैं जी इतवार को जो मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, वुमेन क्रिकेट टीम्स का, उसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों को ये कह दिया गया कि जी आपने हाथ नहीं मिलाने। तो ये आप हमारी खिलाड़ियों को नहीं, अपनी खिलाड़ियों को दबाव में डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स या हमारे अंदर दिलों में इस तरह का कोई तासुब या नफरत मौजूद नहीं है। हम खेलने आते हैं तो खेल की नीयत से आते हैं, और जब लड़ना होता है तो फिर लड़ने की नीयत से आते हैं। और जिस तरह के हमने आपको सबक सिखाया है जंग के मैदान में, मेरे ख्याल में वो सबूत काफ़ी है। अच्छा, अब हुआ यह कि सना मीर साहिबा जो हैं वो पाकिस्तानी साबिक कप्तान भी रही हैं पाकिस्तानी वुमेन टीम की, वो कमेंट्री कर रही थी इस मौके पर। और पाकिस्तान की एक प्लेयर है नतालिया परवेज़, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर से, और जिस वक्त उनकी जो एफर्ट्स हैं, जो उनके चैलेंजेस हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उसका तज़किरा फ्लो में कर दिया। उन्होंने बताया कि जी नतालिया परवेज़ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, जिस पे भाजपा सरकार को आग लग गई, और उस नफरत की वजह से भाजपा सरकार के कारिंदों ने क्रिक इन्फो, जो कि इंडिया से ही ऑपरेट होती है, एक अच्छी खेल की मालूमात के लिए वेबसाइट है, लेकिन उसे प्रेशराइज किया गया, और फाइनली उन्हें तसल्ली तब मिली जब जाके उसकी जो डिटेल्स थी नतालिया परवेज़ की, और उसका ताल्लुक चूंकि आज़ाद कश्मीर था, उस आज़ाद कश्मीर के लेबल को चेंज करवाया, और वहाँ पे जाके लिखवाया गया कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर। तो ये नफरत, ये जो एक प्रोपेगेंडे का अंदाज है, इस तरह से आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते, आप इस तरह से दुनिया को कायल नहीं कर सकते कि आपकी असलियत क्या है, आपका असल चेहरा कितना घिनौना है। लेकिन बहरहाल खेल के अंदर सियासत को जिस तरह से उंडेला जा रहा है, सना मीर की तरफ से भी अपने जज्बात का इजहार किया गया है, और बहुत ही अफसोसनाक छोटी और
शर्मनाक हरकत है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। आखिरी खबर नाज़रीन, जो ठिकाने लगाया गया है भारतीय स्पॉन्सर्ड जो कारिंदे थे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे थे, बलूचिस्तान में ताज़ा कार्रवाई। और ISPR के मुताबिक ज़िला शिरानी में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशन था, जिसमें भारतीय हिमायत याफ्ता 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और इनसे भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। जो पाकिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम यही होगा जो इन 7 का हुआ है। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।